दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जो बहस पहले चरण से लगातार हमारे जैसे यूट्यूबर खुलकर कर रहे थे, अब गोदी मीडिया में भी होने लगी है कि 400 पार का नारा जो था वो तो खैर हवा हो ही गया है। 375 का जो नारा था, 300 प्लस का जो नारा था, उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं कर रहा। अब तो 275 भी बीजेपी को अपने बूते पर आ जाएं तो बहुत ही बड़ी बात होगी। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित अब न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम में इस बात को प्रमुखता से रखने लगे हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि 5वें चरण के मतदान के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी ये बात समझ में आ गई है कि अब तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए पीएम मोदी वो कार्ड खेल रहे हैं जो अभी तक शायद प्रधानमंत्री ने न तो 2014 के चुनाव में और न ही 2019 के चुनाव में खेला था। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी बहस को इस बीच जन्म दे दिया है जिस बहस के बारे में बात तो होती थी लेकिन दबी जुबान होती थी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जमानत मिलने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक विस्फोटक बात बोली कि प्रधानमंत्री अपने नाम पर जो वोट मांग रहे हैं वो केवल अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अगले साल उनका जो जन्मदिन है उसमें वो 75 साल के हो जाएंगे। और बीजेपी में खुद मोदी जी ने ये रूल बनाया था, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इस रूल के तहत मार्गदर्शक मंडल में भेजा था कि 75 साल की उम्र के बाद कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा, मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। तो सवाल ये कि प्रधानमंत्री रिटायर होने वाले हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसका खंडन करने के लिए सब सामने आए, अमित शाह भी सामने आए, तमाम मोदी जी के मंत्री भी सामने आए, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी क्यों नहीं खुद बोल रहे हैं कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा। और अगर ऐसा है तो मोदी जी ने क्या आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लिए इस तरह का कोई नियम बनाया था। लेकिन उस बात पर मोदी जी तो खैर क्या ही बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी से कौन ये पूछेगा, इतने सारे इंटरव्यू होते हैं, कोई एंकर पूछ ही ले। ये सवाल भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप अगले साल रिटायर होंगे, खैर किसी में क्या ही इतनी हिम्मत होगी दोस्तों। लेकिन कहीं प्रधानमंत्री तक ये बात किसी ने पहुंचा तो नहीं दी कि ये बात अब लोगों के दिलों में घर करने लगी है। साथ में ये बात भी कहीं मोदी जी के मन में किसी ने बिठा तो नहीं दी कि सर आपको लेकर एक थकावट, एक बोरियत लोगों के मन में आ गई है। तो पीएम ने आज दोस्तों बिहार की एक रैली में वो कार्ड खेला है जिसे खेलने पर अब तक प्रधानमंत्री बचे हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के महराजगंज में एक रैली की और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वारिस के बारे में बात की, अपनी विरासत के बारे में बात की। अब यहाँ मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारे परिवारों में आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सबके घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन वो एक उम्र के बाद अपनी विरासत की बात करने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने रहते वसीयत लिख दें। हम लोग उन्हें रोकते हैं, नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप 100 साल जिए, और हम चाहते भी हैं हमारे घर के बुजुर्ग 100 साल जिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं बेटा, हमारे रहते सब शांति से हो जाए, कहीं हमारे जाने के बाद तुम्हारे बीच में कोई हिस्से बंटवारे को लेकर दिक्कत ना हो। ये होता है ना, हर परिवार में होता है। तो एक बुजुर्ग चाहता है कि अब उसके रहते विरासत की बात हो जाए, उसके जो वारिस की बात है वो हो जाए। आज प्रधानमंत्री ने बिहार के इस रैली में अपने वारिस की बात की। सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री अपनी वारिस की, अपनी विरासत की बात क्यों कर रहे हैं जब अभी वो प्रधानमंत्री रहने ही वाले हैं। वो खुद, उनकी पार्टी कहती है कि अगले 5 साल वही रहेंगे। राजनाथ सिंह ने तो कह दिया कि 2029 के बाद भी वही रहेंगे। तो अगर वो इतनी लंबी पारी खेलने वाले हैं तो वो अपनी विरासत की बात क्यों कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री की बातों में, उनके व्यवहार में भी उस थकावट को, उस बोरियत को, उस ना संभाल पाने वाले हालात की मजबूरी को आप समझ रहे हैं दोस्तों? छोटी सी क्लिप है मोदी जी की, जरा गौर से सुनिएगा। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब माँ बाप भी हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को कोई विरासत में दे करके जाए। हर एक के मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़ के जाए। भाइयों बहनों, मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है।
और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत की बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वारिस की बात की और कहा कि आप ही मेरे वारिस हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कि इसके जरिए तो प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद पर हमला बोल रहे थे। बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री इस तरह की बात बोलकर लोगों को ये जतलाते हैं, बताते हैं कि उनका तो कोई परिवार है ही नहीं, उनका तो परिवार बस ये लोग हैं और उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं, उनका अपना थोड़ी कोई परिवार है। और इसके जरिए वो देश की जो वो पार्टियां हैं जिनके परिवार उन पार्टियों को चलाते हैं, जैसे बिहार में आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगते हैं, देश की हर पार्टी में ऐसी कई पार्टियों के साथ एनडीए का गठबंधन भी है। मोदी जी उनके साथ मंच शेयर करते हैं, मोदी जी उनके लिए वोट मांगते हैं। बिहार में चिराग पासवान उसके जीता जागता प्रमाण है। इसके अलावा पंजाब में चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, या महाराष्ट्र में एक लंबा गठबंधन बीजेपी का शिवसेना हो, या फिर कश्मीर में भी बीजेपी गठबंधन कर चुकी है महबूबा मुफ्ती के साथ, वो भी एक परिवारवादी पार्टी। तो हमारे देश में कई ऐसी परिवारवादी पार्टियां हैं जिनके साथ ना केवल बीजेपी ने गठबंधन किया है, बल्कि बीजेपी के अंदर ऐसे कई परिवारवादी हैं जिनके पिता या तो मुख्यमंत्री थे या फिर जिनके पिता या तो मंत्री थे, उनके बेटे विधायक हैं या सांसद हैं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, पिताजी इतने बड़े मंत्री हैं मोदी जी के। अनुराग ठाकुर के पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल के। तो मोदी जी भी जानते हैं परिवारवाद उनकी पार्टी में कितना बड़ा, कितनी बड़े स्तर पर फैला हुआ है, उनके संगठन में, उनके सहयोगियों में कितने बड़े स्तर पर फैला। लेकिन मोदी जी ये बात बोलते हैं कि उनका अपना थोड़ी कोई परिवार है। हालांकि मोदी जी का अपना भी भरा पूरा परिवार, उनके भाई बहन है, वो अलग बात है कि वो अपना परिवार उनको नहीं मानते, वो अलग, वो उन विषय का उनका पर्सनल मैटर है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने बहस शुरू की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन प्रधानमंत्री को रिपोर्ट पहुंचा दी गई है कि लोगों के मन में ये बात आने लगी है कि आखिर क्या आप रिटायर होने वाले हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात के जरिए एक साइकोलॉजिकली प्रधानमंत्री अपने आखिरी चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि देखिए मेरी कोई विरासत नहीं है? क्योंकि विरासत की बात या वारिस की बात तो एक उम्र के बाद ही की जाती है ना। 30 साल, 34 साल, 40 साल, 50 साल का आदमी थोड़ी विरासत की बात कर रहा है। और मोदी जी तो इतने बड़े यूथ आइकॉन हैं, वो तो जब गेमिंग वाले यूट्यूबर्स के साथ भी बैठते हैं तो कहते हैं कि मुझे तो लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपने बाल रंगवाने पड़ते, नहीं तो मैं तो आप ही की उम्र का लगता हूँ। आप इस तरह की बात मजाक में की थी मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी से यूथ मजबूती से उनके साथ खड़ा रहता है। तो सवाल ये कि मोदी जी को इस तरह की बात क्यों करनी पड़ रही है? ये अपने आप में एक बड़ा परेशान करने वाली बात हो सकती है बीजेपी के अंदर कि मोदी जी अपनी विरासत की बात करने लगे हैं, अपनी वारिस की बात करने लगे हैं। हालांकि वो जनता को ही अपना वारिस बताते हैं, लेकिन ये बहस आई कहां से? क्या अरविंद केजरीवाल की उठाई हुई बात क्या लोगों के मन में जा रही है? और अगर जा रही है तो क्या मोदी जी उसको इस तरह से टैकल कर रहे हैं? इसके अलावा दोस्तों, मोदी जी ने अपने भाषण में बहुत बड़ा हिस्सा तेजस्वी यादव और आरजेडी को कोसने में भी लगाया और उन्होंने बताया कि कैसे बिहार में जंगल राज का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि बिहार में एक दौर लालू यादव की सरकार का रहा, जिसके बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के फलक पर पहुंचे। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जिस पब्लिक को, जिस जनता को संबोधित कर रहे हैं, क्या उनका एहसास मोदी जी को नहीं था कि वो किस पब्लिक के आगे बात बोल रहे हैं? क्योंकि मोदी जी भी ये बात जानते होंगे कि जिस नीतीश कुमार के साथ बिहार में बीजेपी की, यानी कि एनडीए के सहयोग की सरकार चल रही है, बीजेपी के डिप्टी सीएम बिहार में बीजेपी के ही हैं और एनडीए के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं अभी पलटी मार के कुछ महीने पहले। उनका सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले कई सालों में, वो बीजेपी के साथ रहा है। दोस्तों, नीतीश कुमार 9 बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। 2005 में दोस्तों उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। दोस्तों 2005 से लेकर 2024 इसी साल जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, ये सोचकर कि लोकसभा चुनाव से पहले शायद उनको बहुत फायदा हो जाए, एक लंबा दौर नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार चलाई है। ये बात सही है कि 2 बार उस सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, आरजेडी के साथ सरकार बनाई उन्होंने, 2 बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे, लेकिन वो सरकार बहुत सीमित वक्त के लिए थी। वो दोनों ही कार्यकाल में वो सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। हाँ, बीजेपी के साथ जो उन्होंने सरकार चलाई है वो भले ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाई है, उसमें भी पलटी मारी है नीतीश कुमार ने, लेकिन 1-2 बार शायद कार्यकाल नीतीश कुमार ने पूरा किया है। तो 2005 से लेकर 2024 इस वक्त जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व की, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा, बल्कि सबसे बड़ा हिस्सा, चंक सबसे बड़ा,
वो बीजेपी के सहयोग से सरकार चली है वहां। तो मतलब ये 2005 से लेकर 2024 का मतलब 1.5 दशक से ज्यादा का वक्त, 1.5 दशक बहुत होता है भाई, उससे ज्यादा का वक्त बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार चलाई है बीजेपी के साथ। और उस सरकार को कोस रहे हैं क्या मोदी जी? क्या मोदी नीतीश कुमार को कोस रहे हैं क्या? मतलब आप खुद सोचिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री को जिस बिहार में जिस सरकार की तारीफें करनी चाहिए, क्योंकि उसके मुखिया सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ सरकार बनाते रहे, प्रधानमंत्री बिहार के हालात के लिए किस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिसकी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार गए सालों हो गए, एक पूरा जमाना भी दिया है बिहार में आरजेडी की पूर्ण बहुमत की सरकार आए। ये बात सही है कि आरजेडी की सरकार गठबंधन में नीतीश कुमार की बनी, लेकिन वो बहुत छोटे अंतराल के लिए थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, लगातार जनता के आगे अलग अलग मुद्दों पर बात करना, कोई एक नैरेटिव ना सेट कर पाना और अचानक से विरासत की बातें करना, अपने वारिस की बात करना, ये किस ओर अंदेशा देता है, किस ओर इशारा करता है? क्या प्रधानमंत्री के अंदर भी वो घबराहट 5वें चरण के मतदान के बाद के विश्लेषण की आहट सुनाई देने लगी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।